नमस्कार। स्वागत है सभी का आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज रेन में, जहां हम जनरल नॉलेज की सीरीज़ हल कर रहे हैं। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों का इसमें संकलन किया गया है, जो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में पास होने के लिए बहुत मदद करेंगे। तो आज हम भारतीय इतिहास का सामान्य परिचय, इससे संबंधित जो प्रश्न हैं उन्हें देख रहे हैं। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 है, इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। इतिहास के तहत किसका अध्ययन किया जाता है? अतीत का, समाज का, शासन का या पर्यावरण का? तो इसका सही आंसर है अतीत का। अगला है, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? तो थ्यूसिडाइडिस, हेरोडोटस, मानेथो या फिर होमर? ये प्रश्न आपको नेट जेआरएफ 2005, 2009 और 2013 में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है थ्यूसिडाइसिस नहीं है, हेरोडोटस। ये इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने स्पष्टतया कहा है कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्तिसंगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्तिसंगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। हेरोडोटस ने, थ्यूसिडाइसिस ने या पॉलीबियस ने या टेंसिटस ने? ये नेट जेआरएफ 2012 में पूछा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर है थ्यूसिडाइडिस। अगला है, द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम है हेरोडोटस, मेगास्थनीज, प्लूटार्क या प्लिनी? तो इसका करेक्ट आंसर है हेरोडोटस। इसके बाद अगला है, इतिहास के पिता, द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में किससे संबंधित है? हेरोडोटस, यूरिपिडीज, थ्यूसिडाइडिस या सुकरात? ये प्रश्न पूछा गया है RAS, RTS 9495 और UPJSC 2018 में। तो इसका सही आंसर है, इतिहास के पिता की पदवी किससे संबंधित है? हेरोडोटस से। इसके बाद अगला है, इतिहास अपने को दोहराता है। यह किसका कथन है? इतिहास अपने को दोहराता है। हीगेल का, कार्ल मार्क्स का, कलहड़ का या वर्नी का? तो किसका कथन है ये? हीगेल का। इतिहास अपने को दोहराता है, ये हीगेल ने कहा है। अगला है, हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता। यह कथन किसका है? हीगेल का, कार्ल मार्क्स का, JB ब्यूरी का या फिर EH कार का? तो हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता। यह कथन किसका है? हीगेल का है। इसके बाद अगला है, किसका कथन है समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? ये है कार्ल मार्क्स का है, JB ब्यूरी का, कालिंगवुड का या फिर EH कार का? तो इसका सही आंसर है कार्ल मार्क्स का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? इतिहास विभिन्न व्यक्तियों के बीच मुद्दों का अभिलेख है। इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। या इतिहास अतीत की घटनाओं का विश्वसनीय अभिलेख है या इनमें से कोई नहीं? ये प्रश्न CDS 2010 में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है, इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? हीगल ने, मार्क्स ने, एंजल्स ने या फिर लेनिन ने? ये प्रश्न TGT 2016 में पूछा हुआ है। इसका सही आंसर है मार्क्स ने। अगला है, कार्ल मार्क्स ने
वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को आधुनिक उदारवाद, अस्तित्ववाद, डार्विन का विकासवाद या द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। ये यूपीएससी 2011 में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही आंसर है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। अगला है इतिहास विगत की राजनीति है। यह किसका कथन है? स्टब्स का, कार्लायल का या सीले का या ट्रेवेलियन का? ये नेट जेआरएफ 2004 और 2013 में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही आंसर है सीले। अगला देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर सूची 1 में लेखक के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में इतिहास की परिभाषा दी हुई है। किस लेखक ने कौन सी इतिहास की परिभाषा दी है, इन्हें हमें क्या करना है? सुमेलित करना है। ये प्रश्न नेट जेआरएफ 2013 में पूछा गया है। ओकशाट ने कौन सी परिभाषा दी है? ये वाली। सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। इसके बाद ट्रेवेलियन ने इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। कार्लिंगवुड ने कहा है संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। और ब्यूरी ने कहा है इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या है? करेक्ट है। इसके बाद अगला है किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? गायम बतिस्ता विको, बेनेडिटो क्रोचे, ओसवाल्ड स्पेंगलर, आंगस्टे कोंटे। ये नेट जेआरएफ 2019 में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेनेडिटो क्रोचे। इसके बाद अगला है इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है। यह किसने कहा था? ये प्रश्न नेट जेआरएफ 2016, बिहार जुडिशरी सर्विस 2016 में पूछा गया है। E.H. कार, चार्ल्स फर्थ, कार्ल मार्क्स या V.A. स्मिथ। तो ये किसने कहा है? E.H. कार ने। अगला है तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC किसका संक्षिप्ताक्षर है? जो तिथियों के साथ BC शब्द लिखा जाता है वो किसका संक्षिप्ताक्षर है? बिफोर क्राइस्ट, ब्रिटिश कोलंबिया, ब्रिटिश काउंसिल या बुकिंग क्लर्क। तो इसका सही आंसर है बिफोर क्राइस्ट। अगला देखिए तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला एडी जो है उसका पूर्ण रूप होता है एनो डोमिनी, असिस्टेंट डायरेक्टर, एक्नॉलेजमेंट ई ड्यू या आफ्टर डेट। तो इसका होता है एनो डोमिनी। इसके बाद अगला देखिए प्रश्न नंबर 18। वर्ष 50 ईस्वी पूर्व, जो वर्ष 50 ईस्वी पूर्व ईपू लिखा हुआ है, वर्ष 150 ईस्वी पूर्व के पहले आता है या वर्ष 150 ईस्वी पूर्व के बाद आता है या जिस वर्ष में वर्ष 150 ईस्वी पूर्व आता है या जिस दशक में वर्ष 150 ईस्वी पूर्व आता है। तो इसका सही आंसर है वर्ष 150 ईस्वी पूर्व के बाद आता है। प्रश्न नंबर 19 देखिए, वर्ष 2015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 10वीं शताब्दी ई में, 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व में या फिर 11वीं शताब्दी ई में ईस्वी में। तो वर्ष 10,015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 11वीं शताब्दी ई में।
प्रश्न नंबर 20 देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर संवत्सर दिए हैं सूची 1 में और ये किस समय से गणना है ना। तो विक्रम संवत्सर, 58 ईस्वी पूर्व है। शक संवत्सर, तो शक संवत्सर 78 ईस्वी पूर्व है। गुप्त संवत्सर ये है 320 ईस्वी और कली संवत्सर है 3102 ईस्वी पूर्व। तो इसका जो ऑप्शन है हमारे पास, इसका ये डी वाला ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, करेक्ट होगा। ये यूपीएससी 1995 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन देखिए पहले 58 ईस्वी पूर्व, 78 ईस्वी या 57 ईस्वी पूर्व या 73 ईस्वी पूर्व। आरआरबी 2004 में पूछा है। इसका सही आंसर है 58 ईस्वी पूर्व। इसके बाद है शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में 78 ईस्वी में हुआ था? ये प्रश्न एसएससी 2000, 2008, सीआरएफ 2008, डब्ल्यूबीपीएससी 2008 और जेपीएससी 2008 में पूछा गया है। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी पूर्व हुआ था? ऑप्शन है अशोक, कनिष्क, हर्ष या समुद्रगुप्त। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? कली संवत, विक्रम संवत, शक संवत या इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रीय पंचांग की बात हो रही है। ये एसएससी 1999 में पूछा गया प्रश्न है। तो जो ये राष्ट्रीय पंचांग है वो शक संवत पर आधारित है। गुप्त संवत 319-320 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? प्रश्न नंबर 24, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त को या स्कंदगुप्त को? तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम को। इसके बाद है चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? तो अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में, शकों के उन्मूलन के उपलक्ष्य में, हुणों को परास्त करने के उपलक्ष्य में या इनमें से कोई नहीं? तो किस लिए किया इन्होंने? अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। अगला देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व से आरंभ हुआ। शक संवत सन 78 से आरंभ हुआ। गुप्त संवत सन 319 से आरंभ हुआ और भारत में मुसलमान शासन का युग सन 1192 ईस्वी से शुरू हुआ। तो इसके जो कूट हैं ये बताना है हमको कि कौन से कथन सही हैं। 1 व 2, 3 व 4, 1, 2, 3 और 1, 2, 3 व 4। ये यूपीपीसीएस 2011 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मतलब इसके कौन कौन से कथन सही हैं? 1, 2 और 3। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 27, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में, कन्नौज पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में या सिंध विजय के उपलक्ष्य में या पूर्वी भारत की विजय के उपलक्ष्य में? तो अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में इन्होंने ये हर्ष संवत की स्थापना की थी। अगला है, निम्नलिखित में वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? विक्रम संवत, शक संवत, त्रैकुटक संवत या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
त्रिकुटक संवत। अगला देखिए, चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? तैलप द्वितीय ने, सोमेश्वर प्रथम ने, विक्रमादित्य छठे ने या सोमेश्वर द्वितीय ने? तो इसका सही आंसर होगा विक्रमादित्य ने। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? धर्मपाल को, देवपाल को, विजय सेन को या लक्ष्मण सेन को? ये यूपीपीसीएस 1999 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्मण सेन को। निम्नलिखित में कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? ये प्रश्न आपका पूछा गया है यूपीपीसीएस एम 2007 में पूछा गया है ये। इसका सही आंसर है 1931। कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? तो 1931। अगला है विक्रम संवत 2070 की ईसवी संवत में रूपांतरित करने पर मान होगा। 2070 ईस्वी पूर्व, 2070 ईस्वी, 2013 ईस्वी पूर्व या 2013 ईस्वी? तो इसका सही आंसर होगा 2013 ईस्वी। विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? ये प्रश्न पूछा गया है नेट जेआरएफ 2017 में। 21 वर्ष, 78 वर्ष, 135 वर्ष या 248 वर्ष? विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्ष का अंतर है? तो कितने वर्ष का है? 135 वर्ष का अंतर है। इसके बाद है पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा 600, 300, 330 या 407? ये यूपीएससी 1997 में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही आंसर होगा 600। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान सरकार के कैलेंडर में विक्रम संवत 2063 लिखा हुआ है, तो शाके शक संवत क्या होगा? ये आरपीएससी 2011 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही आंसर होगा 1928 शाके। अगला देखिए, पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है? किसी संस्कृति के विस्तार की सीमा, भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप, बस्ती निवासियों के शारीरिक लक्षण या दुधारू पशुओं की सांख्यिक संपत्ति? यह यूपीएससी 2004 में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही आंसर है भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप। अगला देखिए, कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया? हेरोडोटस, हीगेल, बीए स्मिथ या विलर्ड लिब्बी? तो इसका सही आंसर है विलर्ड लिब्बी। अगला देखिए, काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? कार्बन 14, आर्गन 40 आइसोटोप या स्ट्रांशियस 90 या यूरेनियम 238? ये यूपीएससी 1993 में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही आंसर है कार्बन 14। इसके बाद अगला देखिए, कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है? जीवाश्म की, पौधे की, चट्टाने या इनमें से कोई नहीं? ये प्रश्न उत्तर प्रदेश पीएससी 2008 में पूछा गया है। इसका आंसर आएगा जीवाश्म। अगला देखिए, प्रागैतिहास का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब
मानव ने चलना सीखा, मानव ने एक दूसरे से बातचीत करना सीखा, मानव ने लिखना सीखा या मानव ने घर बनाकर रहना सीखा। तो मानव ने लिखना सीखा। तब से क्या माना जाता है? प्रागैतिहासिक का अंत और इतिहास का आरंभ माना जाता है। इसका 41वां प्रश्न है, भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल हिस्टोरिक पीरियड का आरंभ कब से माना जाता है? 30 लाख ईस्वी पूर्व से, 3000 ईस्वी पूर्व से, या 600 ईस्वी पूर्व से, या 647 ईस्वी से। तो ऐतिहासिक काल कब से माना जाता है? 600 ईस्वी पूर्व से। अगला देखिए, सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें यह प्रमाण मिला है लेखन, तांबा, कला, मिट्टी के बर्तन बनाना। तो इसका सही आंसर है लेखन। अगला देखिए, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर का चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर को की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? 22 मार्च अथवा 21 मार्च, 15 मई अथवा 14 मई, 31 मार्च अथवा 30 मार्च, 21 अप्रैल अथवा 20 अप्रैल। यह यूपीएससी 2014 में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही आंसर है 22 मार्च। अगला देखिए, किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया? हेरोडोटस, सिसरो, प्लिनी या सेलेरियस? तो किसने चलाया? सेलेरियस ने। इसके बाद इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी है? फाहियान ने, वेन्सांग ने, अल मसूदी ने या अल बरूनी ने? तो ये प्रश्न नेट जेआरएफ 2020 में पूछा गया है। इसका सही आंसर है अल बरूनी ने। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम ऐतिहासिक स्रोतों से जुड़े हुए प्रश्न देखेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।